तो हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? होप आप सब बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज शुरू कर रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री। और मॉडर्न हिस्ट्री का बहुत सारी क्लास या ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है मॉडर्न हिस्ट्री। एक या दो क्लास मॉडर्न हिस्ट्री की बची होगी और फिर हम एक नए सब्जेक्ट की ओर जाएंगे। ठीक है। तो लास्ट क्लास में जो मैं आपको पढ़ाया था वो मैं आपको कैबिनेट मिशन पढ़ाया था। आपने ये याद कर लिया होगा। और आज की जो आपकी हेडिंग होगी ये होगी अंतरिम सरकार। कैबिनेट मिशन के बारे में कैबिनेट मिशन के बाद हमारे जो देश में बनती है वो बनती है अंतरिम सरकार। अब इसके बारे में हमने फोकस होना है। कैबिनेट मिशन का आपने रिवाइज कर लिया होगा। जिन बच्चों ने नहीं किया है तो आपको कैबिनेट मिशन के बारे में सारी चीजें रिकॉल कर देनी चाहिए। अगर आप कैबिनेट मिशन के बारे में सारे पॉइंट रिकॉल कर दोगे तभी जाके आगे पढ़ने का मजा भी आएगा, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है आगे पढ़ के। कैबिनेट मिशन क्यों आया था, कौन कौन उसमें मेंबर थे, क्या क्या उसके लॉजिक थे, सारे पॉइंट मैं आपको प्रीवियस क्लास में पढ़ा चुका। अब हमने पढ़ना है अंतरिम सरकार। अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ, कैसे हुआ, इस पे फोकस करेंगे। और अंतरिम सरकार का जो गठन हुआ था वो हुआ था 2 सितंबर 1946 को। बहुत इंपॉर्टेंट है और हमको इसके बारे में जानकारी भी प्राप्त करनी है। और आज हमारा जो टारगेट होगा यही पढ़ना होगा। बट अगर आज की क्लास शुरू करूं मैं तो आज की क्लास से शुरू करने से पहले कैबिनेट मिशन के बारे में मैंने आपको कुछ बताया था कि कैबिनेट मिशन जो भारत में आया था यह संविधान सभा का निर्माण कराने के लिए आया था। ये भी बात आपको क्लियर है। लास्ट क्लास में यही पढ़ा था कि कैबिनेट मिशन यहाँ क्यों आ रहा था। तो कैबिनेट मिशन यहाँ पे संविधान सभा का निर्माण करने के लिए आया था। और कैबिनेट मिशन ने यहाँ पे संविधान सभा के निर्माण कराने के लिए यहाँ पे निर्वाचन कराया था। और इन्होंने 296 सीटों पे क्या किया था, यहाँ पे निर्वाचन किया। जब कैबिनेट मिशन यहाँ पे आया था तो ये 296 सीटों पे यहाँ पे क्या करना चाह रहे थे, निर्वाचन करना चाहते थे। ये बात आप सब लोगों को पता है। और हुआ भी यही था कि उन्होंने बोला था कि 296 सीटों पे निर्वाचन होगा। इस निर्वाचन में दिक्कत ये होगी, प्रॉब्लम ये हुई मुस्लिम लीग के लिए कि इसमें जो बहुमत से जीता वो कांग्रेस जीत गई। आईएनसी इसमें से 208 सीट जीत गई। कांग्रेस 296 में से 208 सीट कांग्रेस अकेले जीत गई, बताओ। इसके अलावा जो मुस्लिम लीग जीती और मुस्लिम लीग के खाते में आए 73 सीट। और इसके अलावा जो अन्य थे, निर्दलीय वगैरह जो भी आप बोल सकते हैं, उनके खाते में आए थे 15 सीट। आप इन सबको ऐड करोगे तो ये 296 ही हो रहे होंगे। और इतनी सीटों पे भारत में क्या हुए थे, निर्वाचन हुए थे। प्रॉब्लम क्या है कि इस अभी तक मुस्लिम लीग ठीक ठाक थी, ज्यादा विरोध नहीं कर रही थी। मगर जब रिजल्ट आया तो रिजल्ट में वो क्या है, हार गए एक तरफ। आज जब मुस्लिम लीग संविधान सभा के चुनाव में हार गए तो अब मुस्लिम लीग अंग्रेजों के सामने एक नई मांग करने लगी कि पाकिस्तान अलग देश होना चाहिए, हम इसका बहिष्कार करते हैं। जब तक वो चुनाव करवा रहे थे, समझिएगा बातों को, सुनिएगा बातों का, या फिर अपनी थ्योरी में आप लिख लीजिएगा अपनी लैंग्वेज में। जब तक विधानसभा के चुनाव हुए तब तक मुस्लिम लीग को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जैसे ही उसका रिजल्ट आया मुस्लिम लीग को प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। और अब मुस्लिम लीग कहने लग गई कि भाई हमको तो अलग पाकिस्तान चाहिए, हम इस चुनाव पे बिलीव नहीं करते, हमें इधर रहना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें कौन जीत गई थी, कांग्रेस जीत गई थी। अब होता क्या है आगे वो चीजों को समझते हैं। मैंने इतनी सी बात आपको प्रीवियस क्लास में पढ़ा दी थी, ये हमने कैबिनेट मिशन में पढ़ लिया था। चुनाव हुआ था, कौन कितनी सीटें जीत गई थी। आज हमने करना है अंतरिम सरकार पे फोकस। ये ध्यान रखना, संविधान सभा का जो चुनाव हुए थे, संविधान सभा के चुनाव, तो संविधान सभा के जब चुनाव हुए थे तो इसमें 10 राजनीतिक पार्टियों ने भाग लिया था। ठीक है। सीट तो कौन जीते थे, कांग्रेस और मुस्लिम लीग जीती थी। बाकी 15 सीट अन्य दल जीते थे। और टोटल कितनी राजनीतिक पार्टियों ने चुनाव भाग लिया था इसमें, 10 राजनीतिक पार्टियों ने इसमें भाग लिया। एक पॉइंट यहां से आता है। अब वो पॉइंट आता भीमराव अंबेडकर के लिहाज से। भीमराव अंबेडकर जी भारतीय संविधान के जनक इन्हें कहा जाता है। ये भी संविधान सभा के चुनाव लड़ रहे थे। और संविधान सभा का चुनाव जब भीमराव अंबेडकर जी ने लड़ा होगा तो ये कहां से, ये बंगाल से निर्वाचित हुए थे, बंगाल से जीते थे। कहां से जीते थे, बंगाल से जीते थे। ये पॉइंट क्यों बता रहा हूं मैं, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। अंतरिम सरकार का गठन ही कब होता है, 2 सितंबर 1946 को। अगस्त के टाइम पे चुनाव हुए हैं। और भीमराव अंबेडकर चुनाव जीत भी गए, कहां से, बंगाल से। मगर अगले ही साल आपको पता आजाद हो जाता है हिंदुस्तान। और 15 अगस्त को भारत और 14 अगस्त को पाकिस्तान अपना आजाद हो जाते हैं। और जो
बंगाल वाला एरिया था वो पाकिस्तान के पास से ले जाते हैं। भीमराव अंबेडकर जीते ही कहाँ थे? बंगाल से। ये बंगाल किसके पास से ले जाता है आजादी के बाद? पाकिस्तान से। तो इनको अपनी सीट छोड़नी पड़ेगी अब, या तो फिर पाकिस्तान जाना पड़ेगा। प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। जहां से जीते थे वो सीट ही कहाँ चले गई? पाकिस्तान चले गए। देन यहाँ पे एक पॉइंट आता है कि उसके बाद इन्होंने उपचुनाव जीता कहां से? पुणे वाली सीट से। पुणे सीट का है, महाराष्ट्र में है। और पुणे वाली सीट से जब इन्होंने उपचुनाव जीता तो इनके लिए अपनी सीट छोड़ी थी, और उसका नाम क्या है? M.R. जयकर। तो ये क्वेश्चन भीमराव अंबेडकर से स्पेशल पूछा जाता है कि भीमराव अंबेडकर संविधान सभा में कौन सी सीट से चुने गए थे? तो प्रारंभ में पहले कौन सी सीट से चुने गए थे? बंगाल से। और बाद में फाइनल रूप से कौन सी सीट से चुने चुने गए थे? पुणे वाली सीट से। और पुणे वाली सीट किसने छोड़ी थी इनके लिए? तो ये छोड़ी थी M.R. जयकर ने। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे आपने देखा होगा हमारे पुष्कर सिंह धामी अपनी खुद की सीट तो हार गए थे, तो कैलाश गैतोड़ी जी ने उनके लिए अपनी सीट छोड़ी थी। तो भीमराव अंबेडकर के लिए किसने सीट छोड़ी थी? M.R. जयकर ने। कौन सी वाली सीट? पुणे वाली सीट छोड़ी थी। ये बात आपको क्लियर। अभी रिजल्ट आ गया, चुनाव आ गया। अब क्या होता है? अपनी लैंग्वेज में लिख लीजिएगा, बस मैं समझा दूंगा, शॉर्टकट में लिखूंगा। मुस्लिम लीग क्या करने लग गए? विरोध करने लग गए कि हम तो इस चुनाव का नहीं मानते। आप अपनी लैंग्वेज में प्रॉपर लिख लीजिएगा, नोट्स बनाने तो। और इसके अलावा मुस्लिम लीग एक मांग करने लग गई, और मुस्लिम लीग अगेन मांग करने लग गई पृथक राज्य की, सॉरी पृथक देश की। हमने इससे पहले देखा था कैबिनेट मिशन आया था, चुनाव करवाए थे, चुनाव हुए जिसमें कांग्रेस जीत गई। अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जब कांग्रेस जीत गई तो मुस्लिम लीग अब प्रॉब्लम क्रिएट करने लगी और बोले हमें तो अलग देश चाहिए। और जैसे उन्होंने बोला हमें अलग देश चाहिए, तो इसका मतलब इन्होंने जो प्रथम संविधान सभा बन रही थी उसका क्या कर दिया? विरोध कर दिया। कि संविधान सभा का विरोध करने लगे कौन? मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग के जो 73 मेंबर जीते भी थे वो भी संविधान सभा को सपोर्ट नहीं करे, नहीं हमें तो अलग ही देश चाहिए। और जब ये मुस्लिम लीग मानी ही नहीं, प्रॉब्लम क्रिएट करने लग गई, तब यहां से ब्रिटेन द्वारा ब्रिटेन द्वारा एक स्टेटमेंट जारी किया जाता है कि अंतरिम सरकार का गठन हम अंतरिम सरकार का गठन अंतरिम सरकार का गठन बिना मुस्लिम लीग के कर देंगे। क्या कर देंगे? बिना मुस्लिम लीग के करेंगे। यार जब तुम्हें बोल रहे हैं कि संविधान सभा में अपनी भागीदारी निभाइएगा, आप जो मेंबर जीते हैं आप भी संविधान सभा में आइएगा, रूल एंड रेगुलेशन बनाइएगा, मगर जब आप इस बात से सहमति नहीं हो रहे तो हम करें तो करेंगे। तो ब्रिटेन बोलता है कि बिना मुस्लिम लीग के ही हम अंतरिम सरकार का गठन कर देंगे। मुस्लिम लीग और भी परेशान हो जाती है, और भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। और इसके अलावा मुस्लिम लीग यहाँ पे एक दिवस मनाती है जिसका नाम होता है प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया है? बाय मुस्लिम लीग। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया था किसके द्वारा? मुस्लिम लीग के द्वारा मनाया गया था। 16 अगस्त 1946 में मनाया गया था। इतने अत्याचार हुए, इतना शांति भंग हुई, इतना खून खराबा हुआ बंगाल वाले एरिया में कि बोला नहीं जा सकता। किताबों में यहां तक भी लिखा गया है कि बंगाल में इतना खून खराबा हो गया था, इतनी लाशें पड़ी थी कि आसमान में देखने पे चील कौवे ही उड़ते रहते थे उन लाशों को खाने के लिए। तो मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया था? तो वो मनाया गया था, डायरेक्ट एक्शन डे बोला जाता है, 16 अगस्त 1946 को मनाया गया था। ठीक है, इसके पीछे किसका हाथ है? अगर एक आदमी चुनना पड़ेगा तो मोहम्मद अली जिन्ना का नाम आप चुनेंगे। अदरवाइज मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया? तो आप बोलोगे 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया था। देन इसके बाद क्या हुआ? बहुत खून खराबा होता है बंगाल वाले एरिया में, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। यहाँ पे एक पॉइंट भी आता है कि 16 अगस्त को यह प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस जो मुस्लिम लीग ने मनाया, अपना विरोध जताने के लिए, खून खराबा किया, इसके लिए एक स्टेटमेंट आता है, और वो आता है मौलाना अबुल कलाम आजाद का, जो कांग्रेस के भी अध्यक्ष बने थे समय समय पर, मौलाना अबुल कलाम आजाद। और क्वेश्चन आएगा कि मौलाना अबुल कलाम आजाद ने मुस्लिम लीग द्वारा मनाए जाने वाले प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस को क्या कहा था? तो इन्होंने इसको काला दिवस की संज्ञा दी थी।
मुस्लिम लीग ने जो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया उसको काला दिवस किसने कहा? तो मुस्लिम लीग के द्वारा मनाए जाने वाले प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस को मौलाना अबुल कलाम आजाद ने काला दिवस कहा था। ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना। क्या कर सकते थे? अब यहाँ पे हो क्या रहा है, अगेन आप एक सिनेरियो को समझे, एक छोटी सी क्लास है, एक लाइन में मैं यहाँ पे डिस्क्राइब करने वाला हूं, समझ लो। कैबिनेट मिशन आया था विधानसभा बनाने के लिए, ओके था। उन्होंने चुनाव करा दिए, ओके था। विनर कौन हो गया? कांग्रेस, ये भी ओके था। कांग्रेस विनर हो गई, यहां तक ओके है। और मुस्लिम लीग क्या करने लग गई? विरोध, यहां तक ओके है। जब मुस्लिम लीग विरोध करने लग गई तो जो ब्रिटेन वाले थे, अंग्रेज थे, उन्होंने बोला भाई तू गुस्सा ही रह ले और तू मत बना संविधान सभा, मैं कांग्रेस से क्या बना दूंगा? संविधान सभा का निर्माण कर दूंगा। मैं ओनली कांग्रेस के मेंबर से क्या कर दूंगा? संविधान सभा का निर्माण कर दूंगा। जब तुम लोग मान ही नहीं रहे हो तो। इसके अलावा मुस्लिम लीग ने इसका खतरनाक विरोध किया और 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस भी मनाया, जिसमें लाखों लोगों की, हजारों लोगों की जाने गई। और इस प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस को जब 16 अगस्त को मनाया तो इसके लिए मौलाना अबुल कलाम आजाद ने एक स्टेटमेंट भी दिया और इसको क्या बोला कि ये हमारे लिए क्या है? एक ब्लैक डे। तो काला दिवस किसने कहा था उसे? मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। यहां तक कि कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि कैबिनेट मिशन क्यों आया था, चुनाव कौन जीता था, फिर किसने विरोध किया, विरोध में अंग्रेजों ने क्या जवाब दिया, अब इन्होंने जवाब में क्या विरोध किया, विरोध किया, कौन सा डे कब मनाया, और उस डे के लिए एक स्टेटमेंट किसने क्या बोला है? तो ब्लैक डे बोला था मौलाना अबुल कलाम आजाद। ठीक है। जैसे कि होता है ना कि घर में कुछ सब्जी बनती है और हम पहले बोलते हैं कि मैं नहीं खा रहा हूँ करेले की सब्जी, मैं नहीं खा रहा हूँ। मम्मी पापा अगर जबरदस्ती करे तो ठीक है, और नहीं करे तो भूखे सो जाते हैं। और रात को जब दोबारा भूख लगेगी तो फिर वही करेले की सब्जी खा लेते हैं। तो मुस्लिम लीग ने भी तो मना कर दिया कि हम तो नहीं लेंगे भाग। तो कांग्रेस, ब्रिटेन वालों ने बोला मत लो, सारे सदस्य हम कांग्रेस के बना देंगे जब तुम पार्टिसिपेट नहीं ले रहे हो। और फिर तब एट द एंड शामिल हुई गए। जब उन्होंने देखा कि ये तो मान ही नहीं रहे, हमें मना ही नहीं रहे, तो चलो शामिल ही हो जाते। तो जो आपने दिखा होगा सबसे स्टार्टिंग में, और क्या लिखा होगा आपने कि अंतरिम सरकार का गठन हुआ, और अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? 2 सितंबर को। अब 2 सितंबर की डेट आ जाती है और अंतरिम सरकार का गठन होता है, तो अंतरिम सरकार में कितने मंत्री बनाए जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जब अंतरिम सरकार का गठन हुआ तो कितने सदस्य इसमें थे। ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना। अगला पॉइंट यही हो जाएगा कि अंतरिम सरकार में, अंतरिम सरकार में कितने सदस्य थे? याद रख लीजिएगा, 14 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 14 सदस्य थे, जिसमें से बहुत अच्छी बात यह है 5 मुस्लिम लीग के सदस्य थे। क्या थे? 5 मुस्लिम लीग के सदस्य थे। आप सोचो, अभी बीजेपी की सरकार चुनाव जीती है तो उनके कैबिनेट मिनिस्ट्री में जितने भी मंत्री है, क्या कोई कांग्रेस का हो सकता है? एक भी मंत्री मोदी जी की कैबिनेट में कांग्रेस का होगा? क्या नहीं होगा। और देखो कांग्रेस यहाँ पे चुनाव कौन जीता था? यहाँ पे कांग्रेस 296 में से 208 सीटें। मगर फिर भी मुस्लिम लीग को हारने के बाद भी उन्होंने क्या बनाया था? मेंबर बनाया था, मंत्री बना दिया था। यहां तक कि वित्त मंत्री का पद तो मुस्लिम लीग के लियाकत अली को दिया गया था, जो पेपर में पूछा जाता है। तो ध्यान रखना, जब अंतरिम सरकार का गठन हुआ था और कब हुआ था ये भी आप लोगों को पता है, 2 सितंबर 1946 को जब अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। दैट टाइम कितने मेंबर थे उसमें? 14 मेंबर थे। और मुस्लिम लीग के कितने लोगों को इसमें शामिल किया गया था? आप बोलो कि 5 लोगों को इसमें शामिल। ठीक है। 14 14 लोगों के नाम तो मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, बट कुछ जो मेन मेन सदस्य है मैं उनके नाम यहाँ पे लिख देता हूँ। अगर आपको 14 के 14 कौन कौन क्या क्या पद पे थे, कौन किस किस को कौन कौन सा विभाग मिला था, आपको दिखना होगा तो आप अपनी बुक से लिख सकते हैं, बट ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जो जो मैं लिख देता हूं आप उनको याद कर लीजिएगा। जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू को राष्ट्रमंडल वाला पद मिला था उस समय का। या आप बोल सकते हैं जवाहरलाल नेहरू को विदेश मंत्रालय या विदेशी मामले मिले थे। ये किसको मिले थे? जवाहरलाल नेहरू। ये बातें आपको याद रखें। इसके अलावा एक नाम हम बार बार पढ़ते हैं, राजेंद्र प्रसाद जी। राजेंद्र प्रसाद जो बाद में हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति भी बनते हैं, बट अभी तो राष्ट्रपति का लॉजिक कुछ है नहीं। मंत्रिमंडल में, विधानसभा में एक पद मिलता है, और ये कृषि और खाद्य मंत्री बनते हैं। कृषि और खाद्य मंत्री बनते हैं। ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जाता है मेरे दोस्तों
कि राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले कौन से पद पे थे? तो आप बोलोगे कृषि और खाद्य मंत्री, ये भी ध्यान रख लीजिएगा। अगला नाम आप सब लोगों को पता है, वो है सरदार पटेल जी का। आपसे पूछा जाएगा सरदार पटेल जी कौन से मंत्री बने थे? तो सरदार पटेल जी गृह मंत्री बने थे, ये भी आपको ध्यान रखना। इसके अलावा मैंने एक नाम अभी बोला था, वो नाम आप याद रख लीजिएगा, लियाकत अली। तो लियाकत अली को कौन सा मंत्रालय दिया गया था? तो लियाकत अली को दिया गया था वित्त मंत्रालय। मैं कब की बात कर रहा हूं? मैं अंतरिम सरकार की बात कर रहा हूं। और अंतरिम सरकार कब बनी थी? आजादी से पहले बनी थी। अभी मैं सिर्फ किसकी बात कर रहा हूं? अंतरिम सरकार की बात कर रहा हूं। अंतरिम सरकार आजादी से पहले 1946 में बन चुकी। मुस्लिम लीग अभी भी ड्रामे कंटिन्यूअसली करते रहेगी और इसी ड्रामे की वजह से 15 अगस्त 1947 को बंटवारा हो जाता है और आधे मंत्री पाकिस्तान वाले पाकिस्तान चले जाते हैं। तो आजादी के बाद यही मंत्रिमंडल दोबारा से रिन्यू होता है। अभी जो मंत्रिमंडल है मैंने तुम्हें बताया था, इसमें से 5 मेंबर क्या है? मुस्लिम लीग के हैं। भाई जब ये 5 मेंबर मुस्लिम लीग के हैं और जब बंटवारा होगा आजादी के बाद तो ये पांचों के पांचों कहां पहुंच जाते हैं? पाकिस्तान पहुंच जाते हैं। तो इसका दोबारा से रिकंस्ट्रक्शन या रिन्यू होता है। कौन सा ये मंत्रिमंडल, और उसको बोला जाता है स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल। इसके लिए क्या टर्म आता है? अंतरिम सरकार। अब वो होती है स्वतंत्र भारत की पहली सरकार। आजादी के बाद दोबारा से क्यों रिन्यू किया जाता है इनको? क्योंकि मुस्लिम लीग वाले भाग जाते हैं अपने पास। बस इसलिए इतना याद रखना, बाकी ज्यादा कुछ याद रखना नहीं। अगला है आसफ अली। ठीक है, एक मेंबर है जिसका नाम है आसफ अली। आसफ अली को कौन सा मंत्रालय दिया गया था? तो इसको दिया गया था रेल मंत्रालय। कब? अंतरिम सरकार। और एक और है सी राजगोपालाचार्य। और सी राजगोपालाचार्य को दिया गया था शिक्षा मंत्रालय। इसके अलावा आप अपनी बुक में एक बार हेर फेर करके नजर देख लीजिएगा, बट इतना ही आपके लिए इंपॉर्टेंट अगर एग्जाम में आएगा तो अंतरिम सरकार से ये आ सकता है। बाकी आपको 14 के 14 के नाम लिखने हैं तो आप अपनी बुक से लिख लीजिएगा, बट इतना इंपॉर्टेंट भी ये है नहीं। तो फिलहाल हमको क्या बातें पता चली है? हमको ये बातें पता चली है कि कैबिनेट मिशन में क्या था, और हमको ये बातें पता चल गई है कि अंतरिम सरकार में कौन कौन मेंबर बने थे, कितने मेंबर थे, मुस्लिम लीग के कितने मेंबर थे। पहले पहले मुस्लिम लीग इसका क्या कर रही थी? विरोध कर रही थी। मगर जब ब्रिटेन वालों ने बोला कि तुम विरोधी करते रहो बेटा, हम तो बना रहे, तो फिर संविधान सभा बनी गई। अब जब संविधान सभा के सदस्यों को चुन लिया गया, मंत्रियों को चुन लिया गया, अब संविधान सभा की बैठक होगी। तो यहाँ पे पॉइंट आता है, और हम लोगों को पता भी है ये, अगर क्वेश्चन आएगा संविधान सभा की प्रथम बैठक, तो जो संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी ये कब हुई थी? ये हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, इसमें जो अध्यक्ष चुना गया था, इसमें जो अध्यक्ष चुना गया था, ये किसको चुना गया था भाई, ये बताओ? तो सच्चिदानंद सिन्हा को इसमें चुना गया था। सच्चिदानंद सिन्हा को ही प्रथम बैठक का अध्यक्ष क्यों चुना गया था? क्योंकि ये उस समय उन सभी सदस्यों में थे, सबसे क्या थे? बुजुर्ग थे। इसीलिए इन्हीं को क्या चुन दिया गया था? संविधान सभा की प्रथम बैठक का अध्यक्ष के रूप में चुन दिया गया था। ये परमानेंट नहीं बनाए गए थे, ये अस्थायी अध्यक्ष चुनाए गए थे, अस्थायी। जब तक कोई इन्हें परमानेंट नहीं मिल जाता तब तक ये टेम्परेरी बनाए गए थे। कौन? सच्चिदानंद सिंह। संविधान सभा की दूसरी बैठक 2 दिन बाद ही हो जाती है, और 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है, और जो इसके अध्यक्ष बनते हैं उनका नाम होता है राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के अगले अध्यक्ष जो बनते हैं उनका नाम होता है राजेंद्र प्रसाद, और राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का क्या बना दिया जाता है? स्थायी अध्यक्ष। तो संविधान सभा का प्रथम अध्यक्ष बोलेंगे तो सच्चिदानंद सिन्हा ही करेंगे, बट सच्चिदानंद सिन्हा कैसे अध्यक्ष थे? अस्थायी अध्यक्ष थे। और संविधान सभा की दूसरी बैठक 2 दिन बाद हुई, जिसमें स्थायी सदस्य बना दिया जाता है राजेंद्र प्रसाद को। यह भी ध्यान रखना। अगर प्रथम बैठक के बारे में संविधान सभा की मैं तुम्हें कुछ फैक्ट बताऊं तो इसमें देशी रियासत के राजाओं ने भाग नहीं लिया। प्रथम संविधान सभा की बैठक में मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया, और जब इन्होंने इसमें भाग नहीं लिया तो इसको बोला जाता है बिन दूल्हे की शादी। क्या बोला जाता है? बिन दूल्हे की शादी। तो आपने कमेंट करके बताना है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक को बिना दूल्हे का ब्याह या बिन दूल्हे की शादी किसने कहा था? ये आप कमेंट करके बताओगे। बिना दूल्हे की शादी या बिन दूल्हे का ब्याह किसके द्वारा कहा गया था? ये आप हमें बताओगे।
तो बन गई अंतरिम सरकार। जो आज हमारी हेडिंग थी, जो हमको आज पढ़ना था, वो मैंने आपको बता दिया। ये अंतरिम सरकार के मेंबर है। अंतरिम सरकार का गठन कैसे कैसे हुआ, क्या क्या सारी चीजें हुई, तो वो मैंने आपसे डिस्कस कर लिया। ठीक है, थोड़ा क्लास छोटी है और मेन मेन फैक्ट पे मैंने बात करी, ज्यादा डीप में गया नहीं हूं। इतना आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोर देन इनफ। होता क्या है अब समझेंगे। हमारे देश में अंतरिम सरकार भी बन गई है, और आप देख पा रहे होंगे कहीं ना कहीं पहले मुंह लटका दिया था मुस्लिम लीग ने। जब वो माने नहीं अंग्रेज उनकी बात, तो फिर वो किसी तरीके से संविधान सभा में पार्टिसिपेट किया। और जब इन्होंने संविधान सभा में पार्टिसिपेट किया, तो अभी ये संविधान सभा की बैठकों में भाग नहीं ले रहे। तो कहीं ना कहीं ये देखने के लिए मिल रहा है कि संविधान सभा के चुनाव भी हो गए, संविधान सभा के सदस्य भी चुन लिए गए, बट मुस्लिम लीग अभी भी क्या है, नाराज है। मुस्लिम लीग अभी भी क्या है, नाराज है। तो इसके लिए अब क्या होता है, अब एक डेट आती है जिसे बोला जाता है क्लीमेंट एटली की घोषणा। इसके लिए बोला जाता है एटली की घोषणा। और ध्यान रखेंगे एटली की घोषणा कब आई थी, तो ये हुई थी 20 फरवरी 1947 को। एक लास्ट पॉइंट आज का आप लिख लीजिएगा, 20 फरवरी 1947 को क्या हुआ था, एटली की घोषणा के नाम से जाना जाता है। एटली कौन है, तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली। और इन्होंने घोषणा कर दी कि अगर भारत अपने मामले को नहीं सुलझाएगा, ठीक है, मुस्लिम लीग और कांग्रेस इस मामले को नहीं सुलझाएगी कि किसको हम जिम्मेदारी सौंपे, किसको हम सत्ता सौंपे, क्योंकि ये बात क्लियर थी कि हम 1948 तक देश को आजाद कर देंगे। क्लीमेंट एटली में यही अपनी घोषणा में यही बोला था कि हम 1948 को तुम्हें आजाद कर देंगे, 1948 तक तुम्हें आजाद कर देंगे, 1948 48 तक हम तुमको आजाद कर देंगे। बट हम तुम्हें आजाद करके जाएंगे तो सत्ता किसको सौंपना है ये बता दो। तुम ही लोग हमें डिस्कस करके बता दो कि सत्ता सौंपनी किसको है। और अगर आप लोगों ने हमें बता दिया मिल बांट के झुल के अपनी आपसी फैसला करके कि सत्ता इसको सौंपनी है, तो अंग्रेज उसी को सत्ता सौंप के वापिस अपने देश आ जाएंगे। और इनकेस अगर आपने कंफर्म नहीं किया, ये नहीं बताया कि सत्ता किसको सौंपनी है, तो हम अपने हिसाब से किसी को भी सत्ता सौंप देंगे। ये था क्लीमेंट एटली की घोषणा में, इसको याद कर लीजिएगा। क्या क्या था क्लीमेंट एटली की घोषणा में, मैंने लिखा नहीं है स्टेटमेंट, बट मैंने आपको बता दिया। क्लीमेंट एटली जो कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे दैट टाइम, उन्होंने अनाउंसमेंट किया 20 फरवरी को कि भाई 1948 तक तुम्हें आजाद कर देंगे, बट सत्ता सौंपेंगे किसे तुम खुद डिसाइड कर लो। और अगर तुमने ये डिसाइड नहीं किया 1948 तक, तो फिर बाद में हमारी मर्जी, हम किसी एक को भी सत्ता पकड़ा के वापस अपने देश आ जाएंगे। अगर भारत में हालत नहीं सुधरे, एकीकरण की और कोई भी नहीं गया और विभाजन हुआ, और उन्होंने तो 1948 की डेट कंफर्म करी थी कि 1948 तक आजाद कर देंगे। ये 1947 में भारत क्या हो गया था, आजाद हो गया था। 1947 में भारत क्या हो गया था, आजाद। तो क्लीमेंट एटली की घोषणा कब की है मेरे दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाएगा क्लीमेंट एटली की घोषणा कब की है, तो आप बोलोगे क्लीमेंट एटली की घोषणा 20 फरवरी 1947 की। इसमें क्या बोला था, भारत और पाकिस्तान, पाकिस्तान तो उस समय कुछ था ही नहीं, आईएनसी और मुस्लिम लीग, एक फैसला ले लो कि सत्ता किसको सौंपनी है। जिसको भी तुम बोलोगे हम उसी को सत्ता सौंप देंगे। इनकेस 1948 तक भी तुमने कंफर्म नहीं किया, तो हम किसी एक को भी सत्ता सौंप के चले जाएंगे, और फिर हमको मत बोलना। मगर ये लोग यहाँ अभी भी माने नहीं थे। और जब माने नहीं थे, तो इसी अनाउंसमेंट में एक मुद्दा यह भी किया गया था कि जो लॉर्ड वेवेल था, भारत में गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड वेवेल था, इनको चेंज कर दिया गया और इनकी जगह कौन आए थे, लॉर्ड माउंटबेटन। तो अगर आपसे क्वेश्चन आएगा कि क्लीमेंट एटली के अनाउंसमेंट में या एटली के घोषणा में भारत में नया गवर्नर जनरल बन के कौन आए थे, लॉर्ड माउंटबेटन आए थे। और लॉर्ड माउंटबेटन आए ही क्यों थे, लॉर्ड माउंटबेटन जस्ट आए इसीलिए थे, भारत का विभाजन करने के लिए। किस लिए आए थे ये, भारत का विभाजन करने हेतु। जब भारत वाले मान ही नहीं रहे थे कि एक ही रहोगे कि नहीं रहेंगे, ये अलग अलग होने पे ही तुल गए, तो फिर अब कौन आता भारत में, लॉर्ड माउंटबेटन अंतिम गवर्नर जनरल बन के आता है और ये भारत का विभाजन ही कर देता है। तो यही था अंतरिम सरकार का गठन। अंतरिम सरकार का गठन कैसे होता है, क्यों होता है, और गठन होने के बाद जो उसकी बैठकें होती है उसका परिणाम क्या निकलता है, वो चीजें मैंने आज आप लोगों से डिस्कस करी है। एक और क्लास आएगी मॉडर्न हिस्ट्री की, जिसमें हम ये देखेंगे कि लॉर्ड माउंटबेटन प्लान आएगा और भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग बॉडी बन जाएगी, और भारत में स्वतंत्रता के बाद एक नए मंत्रिमंडल का गठन होगा। उस नए मंत्रिमंडल पर भी हम चर्चा करेंगे, और उसके बाद हम पढ़ेंगे उत्तराखंड ग्रुप सी का अर्थशास्त्र का सिलेबस। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।